Hello students, I welcome you all to online class of CATG. Today we are studying surface chemistry lecture number 13th. बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम लोग नए प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। ये प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड का मतलब क्या है? तो आपको पता है कि जो भी लायोफोबिक कोलाइड होता है उसके जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, यानी जो सोल्यूट होता है, उसका सॉल्वेंट से, डिस्पर्सन मीडियम से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और लायोफोबिक कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, या तो सब पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर सब पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मान लिया जाए कि सबके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और आपने Na+ उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा बाहर से ऐड कर दिया, तो क्या करेगा? सभी नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल को Na+ जोड़ लेगा एक साथ, और फिर क्या होगा? फिर सभी पार्टिकल मिल करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेगा जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो इस तरीके से जो लायोफोबिक कोलाइड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? तो लायोफोबिक कोलाइड को बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है। किससे प्रोटेक्ट करना पड़ता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी ने उसमें ऐड कर दिया, यानी कि Na+ ऐड कर दिया या फिर Ca+2 ऐड कर दिया, ठीक है ना? Na+ कैसे ऐड करोगे? NaCl नाम का इलेक्ट्रोलाइट लोगे, नमक लोगे, उसको डाल दोगे तो वहां से Na+ मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से लायोफोबिक कोलाइड सेटल डाउन हो जाता है, सॉल्यूशन नहीं रह पाता है। इससे बचाने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो जाए, गलती से मान लो ऐड कर ही दिया किसी ने, फिर भी लायोफोबिक कोलाइड सेटल न करे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, लिख लो, यहां पे नीचे में लिखोगे कि लायोफोबिक कोलाइड्स are protected from settling down, settling down upon addition of small amount of इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो लायोफोबिक कोलाइड सेटल कर सकता है। इससे बचाना है, सेटलिंग डाउन से बचाना है। ठीक है? एंड दिस इज डन बाय लायोफिलिक कोलाइड। और ये कैसे होता है? ये लायोफिलिक कोलाइड के द्वारा होता है। लायोफिलिक कोलाइड को एक नए नाम से जानते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। यहां पे लिख लोगे ब्रैकेट में, प्रोटेक्टिव मतलब दूसरे का रक्षा करने वाला। जैसे देखो, ये आपके पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर, कोलाइडल सोल्यूशन है जिसके अंदर लायोफोबिक पार्टिकल्स हैं। ये तुम्हारा लायोफोबिक पार्टिकल्स है, देखो। और तो हर एक पार्टिकल पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा वो होगा हर एक पार्टिकल के ऊपर। और ये जो नेगेटिव चार्ज है मान लो हर एक पार्टिकल के ऊपर, और तुमने इसके अंदर Na+ डाल दिया तो सभी पार्टिकल आपस में जुड़ जाएंगे। एक Na+ डालोगे तो ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल चारों जुड़ जाएगा, बड़ा पार्टिकल बन जाएगा। बड़ा पार्टिकल बन जाएगा तो सेटल कर जाएगा। तो क्या करो, लायोफोबिक कोलाइड में अगर गलती से किसी ने कुछ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है तो तुम्हें तुरंत इंस्टेंटली
लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर देना पड़ेगा। लायोफिलिक कोलाइड क्या करता है? तो लायोफिलिक कोलाइड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम दिखा रहे हैं, लायोफिलिक कोलाइड के पार्टिकल्स को हम दिखा रहे हैं स्टार से। तो लायोफिलिक कोलाइड के जो पार्टिकल होते हैं वो इसके अराउंड एक लेयर बना लेते हैं। इन पार्टिकल्स के अराउंड एक लेयर बना लेते हैं और इन लेयर्स के चलते ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो लायोफोबिक के पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ नहीं पाते हैं NaCl वगैरह के एडिशन से। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो तुम्हें दिखा रहे हैं, जैसे ये एक पार्टिकल हो गया जिसके अराउंड लायोफोबिक के अराउंड लायोफिलिक पार्टिकल का एक लेयर बन गया है। तब क्या होगा? ये जो लेयर बन गया, हर जगह तुम देखोगे ऐसा एक लेयर बन गया, लायोफोबिक पार्टिकल के अराउंड लायोफिलिक पार्टिकल का एक लेयर बन गया है। और ये लेयर बनने के चलते क्या हुआ है? तो इसके चलते क्या हुआ है कि अब अगर तुम इसमें Na+ ऐड भी कर दोगे तो ये Na+ जो है इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अराउंड लेयर बन चुका है लायोफिलिक पार्टिकल का। तुम बोलोगे लायोफिलिक पार्टिकल लेयर क्यों बना पाता है? तो देखो, लायोफिलिक जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें पोलर एंड्स होते हैं। पोलर एंड्स मतलब Δ+ Δ- वाला एंड होता है। कोई दिक्कत? और कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मान लो कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल के, लायोफिलिक मतलब प्रोटेक्टिव कोलाइडल पार्टिकल के जो Δ+ वाले एंड है वो जुड़ जाता है इसके चारों तरफ, वो जुड़ करके एक लेयर बना लेता है। तो इस तरीके से लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर देने से ये जो लायोफोबिक कोलाइड है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है प्रेसिपिटेशन होने से, सेटल डाउन होने से। कोई दिक्कत? इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। तो अब तुम्हारे पास दो तरीका है। एक तो तरीका है कि भाई जब किसी ने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तब तुम लायोफिलिक कोलाइड ऐड करो, यानी घटना घट गई तब तुम उसका उपचार ढूंढो। एक दूसरा तरीका है कि ऐसा घटना अगर फ्यूचर में कभी घटे, लायोफोबिक कोलाइड के अंदर गलती से कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दे, तो उस टाइम पर तुम्हें हो सकता है लायोफिलिक कोलाइड मिले या ना मिले। तो पहले से ही तुम लायोफोबिक कोलाइड को जब तुम मार्केट में भेजते हो, कोई काम का उसको बनाया तुमने, उसको भेजना है, किसी के घर भेजना है या किसी काम से किसी को बेचना है, तुम्हें लायोफोबिक कोलाइड बना करके इसे किसी तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने से पहले ही तुम क्या करोगे? इसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड मिला दोगे थोड़ा सा, ताकि अगर बाद में भी कभी भी फ्यूचर में गलती से कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाता है तो लायोफोबिक कोलाइड प्रोटेक्टेड रह जाएगा। और इसका यूज जनरली मेडिकल इंडस्ट्रीज में होता है। जो आई ड्रॉप्स होता है ना, एर्गिरॉल नाम का एक आई ड्रॉप होता है। एर्गिरॉल बेसिकली एक कोलाइडल पार्टिकल का नाम है, कोलाइडल सोल्यूशन का नाम है। इसका कमर्शियल नेम अब दुकान में किस नाम से बिकता है ये हमें पता नहीं है, लेकिन एर्गिरॉल साइंटिफिक नेम है बेसिकली। तो ये जो नाम है, इस नाम का जो कोलाइडल सोल्यूशन है ये आई ड्रॉप में यूज होता है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई ड्रॉप में यूज होता है ये कोलाइडल सोल्यूशन। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इज प्रोटेक्टेड बाय ऑर्गेनिक प्रोटेक्टिव कोलाइड। ठीक है ना, ये शॉर्ट में हमने लिख दिया एर्गिरॉल आई ड्रॉप, ये है, ठीक है ना, इज प्रोटेक्टेड बाय ऑर्गेनिक प्रोटेक्टिव कोलाइड। यानी कि एर्गिरॉल जब मार्केट में भेजते हैं डब्बा में पैक करके, तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत सारे जो प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं यानी लायोफिलिक कोलाइड होते हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। अब जरूरत से ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत हो उतना ही ऐड करना है, ठीक है ना। वो ऐड कर दिया जाता है, तब उसको मार्केट में भेजा जाता है, ताकि गलती से भी अगर उसमें कुछ कभी इलेक्ट्रोलाइट गिर जाए तो ये दवाई खराब ना हो। अब तुम बोलोगे कितना प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड किया जाएगा? ये भी है ना भाई, दवाई में तुम कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हो जिसका मेडिकल बेनिफिट नहीं है, ये कुछ फायदा नहीं करने वाला है शरीर में। ये क्या करेगा? बस जो काम का दवाई है उसको सुरक्षित रखेगा।
तो इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसका कितना अमाउंट ऐड किया जाए, इसके लिए इसका पावर जानना पड़ता है, प्रोटेक्शन पावर, कि ये कोलाइडल जो लायोफिलिक है या जो प्रोटेक्टिव है, इसका प्रोटेक्ट करने का क्षमता, पावर, कैपेसिटी कितना है। लिख लो प्रोटेक्शन पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों, तुम लोग नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। प्रोटेक्शन पावर ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, प्रोटेक्टिंग या प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्टिंग पावर। तो प्रोटेक्शन पावर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया। जैसे डिस्टेंस को नापने के लिए एक स्केल बनाया गया, किलोमीटर स्केल, मीटर स्केल, या वेट को नापने के लिए स्केल बनाया गया, किलोग्राम स्केल या ग्राम स्केल। वैसे ही प्रोटेक्शन पावर को नापने का एक स्केल बनाया गया। उस स्केल का नाम है गोल्ड नंबर। क्या नाम है स्केल का? गोल्ड नंबर। कोई सिंबल नहीं है इसका, बस नाम है सिर्फ, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं। गोल्ड नंबर। कैसे गोल्ड नंबर को मेजर करते हैं? तो देखो, किसी भी लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्शन पावर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट लेते हैं। अब आपको पता है कि गोल्ड सॉल्ट जो है, गोल्ड के पार्टिकल का वाटर से कोई अट्रैक्शन तो है नहीं। वाटर से अट्रैक्शन किनका होता है? जिसके ऊपर, जिसमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बनता है, जैसे HCl हो गया, इस टाइप के पार्टिकल, या जो एमिनो एसिड्स हो गया, एमिनो ग्रुप, एसिड ग्रुप, ये लोग वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो गोल्ड सॉल्ट का वाटर के साथ कोई अट्रैक्शन है नहीं, तो ये लायोफोबिक कोलाइड है। तो आपने क्या किया है, गोल्ड सॉल्ट इसके अंदर ले लिया, AU सॉल्ट, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब गोल्ड सॉल्ट में अगर तुमने मिला दिया NaCl, 1 ml NaCl एक्वस तुमने मिला दिया, तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट कर जाएगा गोल्ड सॉल्ट, ठीक है ना। 1 ml NaCl एक्वस तुमने मिला दिया तो ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। अब तुम बोलोगे NaCl नमक जो है ना, नमक, जैसे 1 ml नमक का मतलब क्या समझते हो? क्या 1 ग्राम नमक मिलाएंगे? तो 1 ml कहने का मतलब है कि NaCl तुमको, जो सॉलिड NaCl होता है ना घर में पाउडर में, वो नहीं मिलाना है। NaCl को पानी में डाल के तब जो सोल्यूशन बना है ना, उस सोल्यूशन को मिलाना है इसके अंदर। तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन मिलाना है। अच्छा, NaCl का जो एक्वस सोल्यूशन मिलाओगे, वो एक्वस सोल्यूशन 1 ही ml लेकर के मिलाना है तुम्हें, ठीक है। ज्यादा भी मिला सकते हो। अभी हम स्केल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, गोल्ड नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे 1 किलोमीटर का क्या मतलब होता है, वैसे ही गोल्ड नंबर का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो 1 ml NaCl का एक्वस सोल्यूशन तुम्हें मिलाना है। अब तुम बोलोगे कि एक्वस सोल्यूशन जो है उसमें ज्यादा नमक मिलाएंगे या कम नमक मिलाएंगे? तो एक्वस सोल्यूशन जो होना चाहिए उसमें NaCl 10% बाय मास होना चाहिए, बाय मास ऑफ NaCl 10% बाय मास होना चाहिए। यानी कि तुम क्या करो, एक डब्बे में, जैसे मान लो ये बोतल है, इस बोतल में 90 ग्राम पानी ले लो और 10 ग्राम नमक मिला दो, तो क्या हो गया? 100 ग्राम में 10 ग्राम नमक हो गया, तो 10% NaCl बाय मास हो गया। अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन से 1 ml निकाल लो बाहर और वो 1 ml को गोल्ड सॉल्ट में डाल दो, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब क्या होगा, गोल्ड सॉल्ट कितना लेना है? क्या 1 बकेट गोल्ड सॉल्ट लेना है, या 1 ड्रम गोल्ड सॉल्ट लेना है, या 1 ग्लास में लेना है? तो गोल्ड सॉल्ट भी तुम्हें लेना है 10 ml। कितना लेना है? 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट लेना है। तो अब इसका प्रेसिपिटेशन होने लगेगा। इस प्रेसिपिटेशन को रोकना है तुम्हें, कंप्लीटली रोक देना है। इस प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए तुम्हें इसमें मिलाना है प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्या मिलाना है? प्रोटेक्टिव कोलाइड। यहां पर मिलाना है तुम्हें लायोफिलिक या फिर प्रोटेक्टिव कोलाइड। कोई दिक्कत? तो लायोफिलिक कोलाइड का मान लो तुम्हें x मिलीग्राम मिलाना पड़ा। कितना मिलाना पड़ा? x मिलीग्राम मिलाना पड़ गया। क्यों? ताकि गोल्ड सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन रोका जा सके। ऑफ कोर्स NaCl मिलाने के जस्ट तुरंत बाद ही, बिना टाइम गैप दिए हुए तुम्हें ये मिलाना पड़ेगा लायोफिलिक, वरना ऐसा होगा कि ये NaCl जाके प्रेसिपिटेट कर देगा,
आदमी बीमारी से मर गया तब तुम दवाई दे करके कोई काम नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही ये ऐड हो वैसे ही तुम्हें ये दवाई देना है बचाने के लिए। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड इधर देना, या तो तुम पहले ही दे सकते हो, ये वैक्सीन जैसा भी है कि पहले ही प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐड कर दो तुम और तब ये मिला करके देखो। तो जितना मिलीग्राम कम से कम जितना मिलीग्राम तुम्हें ऐड करना पड़ा इसमें इस सॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वही कहलाएगा गोल्ड नंबर। तो इसका गोल्ड नंबर इस सॉल का, इस लायोफिलिक कोलाइड का गोल्ड नंबर कहलाएगा इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये डायग्राम देख करके चीजें काफी क्लियर हो जाती है। डायग्राम बना लोगे, साथ में लिख भी लोगे लैंग्वेज में। ये जो गोल्ड नंबर का डेफिनेशन है ना, ये जेई मेन और नीट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि डेफिनेशन में ही देख रहा हूं ना कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। लिख लो डेफिनेशन क्या है गोल्ड नंबर का। मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, मिनिमम मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलाइड that must be added in order to protect, that must be added in order to protect 10 ml of standard gold sol, 10 ml of standard gold sol, 10 ml of standard gold sol, ठीक है। 10 ml of standard gold sol upon addition of 1 ml aqueous NaCl, upon addition of 1 ml aqueous NaCl, upon addition of 1 ml aqueous NaCl, 1 ml aqueous NaCl, ब्रैकेट में लिखोगे containing 10% by mass of NaCl, containing 10% by mass of NaCl। तो ये बच्चों डेफिनेशन है गोल्ड नंबर का। अब तुम बताओ कि अगर लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा मिलीग्राम खर्च होगा या कम मिलीग्राम खर्च होगा? कम खर्च होगा ना। इसका पावर अगर ज्यादा है प्रोटेक्ट करने का, तो कम ही कोलाइड मिलाने से काम तुम्हारा चल जाएगा। जो दवाई ज्यादा पावरफुल है कम खाओगे, जो कम पावरफुल है खाए जा रहे हो, कोई इलाज नहीं हो रहा है। तो वही अगर इसका पावर ज्यादा है तो इसका अमाउंट मिलीग्राम कम खर्च होगा, यानी कि इसका गोल्ड नंबर कम होगा। लिख सकते हो प्रोटेक्शन पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय गोल्ड नंबर। जिस लायोफिलिक कोलाइड का गोल्ड नंबर ज्यादा होता है उस लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्शन पावर कम होता है। जिस लायोफिलिक कोलाइड का गोल्ड नंबर ज्यादा होता है उस लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्शन पावर कम होता है। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट डाउन कर लो। चलो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक नया हेडिंग है, टिंडल इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। ये टिंडल इफेक्ट क्या है? जॉन टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको मम्मी प्यार से टिंडे बुलाती थी। तो जो टिंडे साहब थे, सॉरी टिंडल साहब थे, हमें वैसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? मम्मी पापा यूज कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो टिंडल साहब थे उन्होंने एक घटना का खोज किया, एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन किया जिससे कई सारे नेचुरल
फेनोमेना में होने वाले जो नेचुरल फेनोमेना हो रहे थे उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। जैसे पहले तुम्हें क्वेश्चंस बताते हैं, तुम्हें साइड में तुम भी चाहो तो कॉपी में क्वेश्चंस लिख सकते हो, और फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि टिंडल इफेक्ट है क्या, जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर कर दे रहा है। तो ये क्वेश्चंस हैं, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई ब्लू क्यों दिखता है? Why sun appears yellow in afternoon and reddish in मॉर्निंग और इवनिंग? मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ऑल्दो इट इज सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ऑल्दो ये व्हाइट लाइट का सोर्स है। तो सन व्हाइट, देखो अगर तुम रूम में एक व्हाइट लाइट देने वाला बल्ब लगाओगे तो तुम्हें व्हाइट दिखेगा बल्ब, या तुम एक येलो लाइट वाला बल्ब लगा दो, सोडियम लैंप होता है जो येलो लाइट देता है, तुम्हें येलो दिखेगा। लेकिन सन क्या है कि ये लाइट देता है व्हाइट लाइट का सोर्स है, दिखता या तो येलो है या फिर रेडिश है। सुबह शाम रेडिश दिखता है और दोपहर में येलो दिखता है। ऐसा क्या रीजन है? नेक्स्ट, व्हाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। देखो क्लाउड जो है ना वो व्हाइट दिखता है या फिर ब्लैक दिखता है। कभी कभी ब्लैक तब दिखता है जब वो सन को ढक देता है, तो जब सनलाइट सफिशिएंट नहीं आ रहा था तब हमें वो ब्लैक दिखता है, वो तो अलग बात है। लेकिन जब सनलाइट आ रहा होता है, जब तुम्हें सनलाइट आ रहा है, मान लो इधर से सनलाइट आ रहा है और इधर कोई बादल है, कोई क्लाउड है, तो ये क्लाउड तुम्हें कैसा दिखेगा? व्हाइट दिखेगा, ठीक है ना। तो व्हाई क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, क्लाउड व्हाइट क्यों अपीयर करता है? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। रेनबो क्यों बनता है, तरह तरह के तमाम क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब इसने दे दिया, किसने? टिंडल साहब ने। चलो पढ़ते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो टिंडल इफेक्ट को समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है क्यों होता है ये तो फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में, या शायद तुम लोग पढ़ भी चुके होगे, क्लास 12th में है, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में है ये। तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग स्कैटरिंग होता क्यों है। तो आज हम इसके डेप्थ में नहीं जा रहे कि स्कैटरिंग क्यों होता है, उससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा एक्चुअली। तो हम पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग होता कैसे है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो अगर तुम्हारे पास एक लाइट सोर्स आ रहा है, ये एक लाइट सोर्स है, ठीक है ना, और इसके सामने एक बड़ा पार्टिकल पड़ गया, जिस पार्टिकल का साइज जो है ये वेरी वेरी ग्रेटर देन लैम्डा, लाइट का कुछ वेवलेंथ है, और ये पार्टिकल इसके रास्ते में आ गया जिसका साइज वेवलेंथ से काफी बड़ा है, तो क्या होगा? लाइट इज रिफ्लेक्टेड, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट मतलब देखिए इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो इधर से ही लौट जाएगा। अब लिखने का जगह मुझे यहां मिला तो इसलिए यहां लिख दिया मैं, मतलब लाइट बेसिकली इधर नहीं आएगा, यहीं से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसी न किसी एंगल पर, ठीक है। वो डिपेंड करेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा लाइट। कोई दिक्कत?
नेक्स्ट है, अगर तुमने लाइट पास किया जिसका वेवलेंथ कुछ तो होगा, लैम्डा वेवलेंथ है, और इसके रास्ते में एक पार्टिकल आ गया, ये पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के बारे में हम लिख दें, साइज जो है इस पार्टिकल का वेरी वेरी लेस देन लैम्डा। ठीक है ना, ये छोटा सा पार्टिकल हम बनाए, बड़ा पार्टिकल बना के उसके अंदर लिखते हैं अभी ये वाला बात, तो लगता है फिर से पार्टिकल बड़ा है, इसलिए हमने छोटा सा पार्टिकल बनाया यहाँ पर जिसका साइज लैम्डा से काफी कम है। तो लाइट इधर लिख देते हैं, तो क्या होता है, लाइट इज ट्रांसमिटेड अनडिस्टर्ब्ड। लाइट ट्रांसमिट हो जाता है, क्रॉस कर जाता है अनडिस्टर्ब्ड, लाइट को पता नहीं चलता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है लेकिन नहीं के बराबर, लाइट क्रॉस कर जाता है एज इट इज। ठीक है, लाइट इज ट्रांसमिटेड अनडिस्टर्ब्ड। लेकिन अगर, अब देखो ये क्वेश्चन से मिटा दे रहे हैं बच्चों, हमें लिखने के लिए जगह चाहिए। लेकिन अगर लाइट के सामने एक ऐसा पार्टिकल आ जाए जिसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली बराबर हो, एग्जैक्टली बराबर नहीं हो यानी आसपास हो, जिसका वेवलेंथ यानी लाइट आ रहा था उसका वेवलेंथ लैम्डा है, और एक पार्टिकल आ गया जिसका जो साइज है, इसका जो साइज है ये कंपेयर टू लैम्डा है, लैम्डा के आसपास है, लैम्डा से बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा छोटा चल सकता है। तो क्या होगा, तो ये जो लाइट एक लाइन एक बीम पड़ा था लाइट का, ये क्या रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्या पूरा ट्रांसमिट कर जाएगा, नहीं, ये हर एक डायरेक्शन में यहां से ऐसा तुम्हें लगेगा कि लाइट यहां से हर एक डायरेक्शन में निकल गया है। यानी कि एक लाइट का बीम आया था और तुम्हें लगेगा ये एक नया लाइट का सोर्स बन गया जिससे हर एक डायरेक्शन में लाइट जाने लगा। ठीक है ना, जब हम पिछले साल एक क्लास में पढ़ा रहे थे तो हमने बोला था कि एक बच्चे से पूछा कि बताओ स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ, तो उसने बताया हमें कि सर लाइट का वेवलेंथ जब पार्टिकल के साइज के बराबर होता है और लाइट इस पार्टिकल से टकराता है तो लाइट छितरा जाता है। छितराना मतलब समझ रहे हो ना, ये लाइट ऐसा नहीं कि जैसे ये कोई चीज जा रहा था और रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा नहीं, कोई चीज जा रहा था और पूरा फैल गया। इसको तुम विजुलाइज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि मान लो इधर से वाटर का एक जेट जा रहा है, एक पानी का एक पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, ऐसा मान लो, वाटर जेट बोलते हैं उसको, जा रहा है और एक बड़ा सा यहां पे दीवार लगा दिया बहुत बड़े साइज का, क्या होगा, पानी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अच्छा, पानी जा रहा है और एक मान लो एकदम माइक्रोस्कोपिक साइज का एक अमीबा बीच में आ गया, या इलेक्ट्रॉन टाइप का प्रोटॉन आ गया, एक एटम आ गया, तो पानी चला जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा बीच में कुछ है कि नहीं। लेकिन मान लो वाटर का जेट जिस साइज का है उसी साइज का मान लो, हालांकि ये एग्जांपल से तुम लिटरली मत समझना, वाटर जेट को वेव मत समझ लेना, पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छितराने का मतलब क्या होता है। तो वाटर जेट जा रहा है और तुमने मान लो उसी साइज का यहाँ पर एक बॉल रख दिया, तो क्या होगा, वाटर जेट छितर जाएगा, पूरा फैल जाएगा। ठीक है ना, हालांकि वाटर जो जेट है वो कोई वेव नहीं है, समझ गए बात को। वाटर में वेव्स बना सकते हैं वो अलग बात है, हम बस दिखाने के लिए तुम्हें इमेजिनेशन हो जाएगी स्कैटरिंग कैसा दिखता होगा, छितरने का मतलब क्या है। तो ये ऐसा देखो, ये छितर गया, चारों डायरेक्शन में लाइट फैल गया इससे टकराने के बाद, इसी फिनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग। लाइट क्या किया, स्कैटर कर गया। अब तुम्हें क्या लगेगा, ये एक चमकता हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, लगेगा ये खुद ही लाइट सोर्स है, समझ गए, ये है लाइट का स्कैटरिंग। तो देखो, अगर तुम किसी ट्रू सॉल्यूशन से पास करोगे, अब देखो ये जो लाइट है, इस लाइट के बारे में भी बेसिकली हमको स्कैटरिंग वगैरह होता हुआ हम कब देख पाएंगे, हम तब देख पाएंगे जब ये लाइट जो है ये विजिबल रेंज का लाइट है। तो विजिबल रेंज का जो लैम्डा होता है वो 400 से लगभग 700 नैनोमीटर तक होता है।
यही होता है ना, लेमडा का वैल्यू कितना होता है 400 से 700 नैनोमीटर। इधर भी लिख दे रहे हैं, देखो तुम लोग भी लिख लोगे, 400 से 700 नैनोमीटर का लेमडा होता है। और यहां पे भी हम लिख देते हैं लेमडा है 400 से 700 नैनोमीटर। तो देखो पार्टिकल साइज बहुत छोटा कब होता है, जब तुम्हारे पास ट्रू सॉल्यूशन हो। ट्रू सॉल्यूशन में ये वाला केस आएगा, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। तो अगर लाइट, विजिबल लाइट के सामने ट्रू सॉल्यूशन पड़ गया तो तुम्हें कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कुछ था, बीच में आया था। अच्छा ये देखो पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है, ये कब होगा, ये होगा तुम्हारा सस्पेंशन। जब सस्पेंशन के सामने तुम लाइट पास कराओगे जिसके पार्टिकल के साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, 1000 नैनोमीटर। देखो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा हो गया, विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये कब होता है, देखो ये पार्टिकल साइज कब होता है, ये साइज है तुम्हारा कोलाइडल के केस में। कोलाइडल का होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1 to 1000 नैनोमीटर रेंज के अगर पार्टिकल्स आ जाए, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल आ जाए, तब लाइट का स्कैटरिंग होने लगेगा बच्चों। स्कैटरिंग मतलब जब पड़ता है उसके सामने, उस कोलाइडल पार्टिकल से लाइट टकराता है तो वहां से लाइट छितरा जाता है, हर एक डायरेक्शन में फैल जाता है, लगता है ये खुद लाइट सोर्स है, इससे खुद लाइट निकल करके बाहर आ रहा है। इस फेनोमेना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको तुम समझ सकते हो कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, सॉरी क्यों होता है ऐसा, इसको डिटेल में फिजिक्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, बड़ा आसान एक फेनोमेना है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल एक है वो एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जान रहे हैं कि स्कैटरिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर, चलो एक काम करते हैं, पहले हम मिटा देते हैं बच्चों, तुम नोट डाउन कर लो इसको ताकि हम और अच्छे से लिख सकें। तो देखो बच्चों, अब तुम लोग मेरे साथ एक डायग्राम बनाओगे। ठीक है, क्या किया हमने, ग्लास का बीकर लोगे, मतलब ट्रांसपेरेंट बीकर लोगे। ठीक है, कितना बीकर लोगे तुम, 3 बीकर लोगे। ये 3 ट्रांसपेरेंट बीकर हैं। ठीक है, इस तीनों बीकर में तुम क्या करोगे, पानी भर दोगे। कोई दिक्कत, चलो तीनों में पानी भर दिया। अब इसमें क्या है, ओनली वाटर। एक में प्योर वाटर आने दो, ओनली वाटर, सिर्फ वाटर आने दो। दूसरे में शुगर सॉल्यूशन। तीसरे में क्या करना, पानी में हल्का सा मिल्क डाल देना, उतना मिल्क नहीं जितना तुम पीते हो, हल्का सा मिल्क डालना है। बहुत ज्यादा मिल्क डाल दोगे तो मिल्क के पार्टिकल इतना ज्यादा हो जाएंगे पानी के अंदर की, पानी तो बहुत कम हो जाएगा बेसिकली। तो मिल्क के पार्टिकल बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, हल्का सा मिल्क पार्टिकल। तुम्हें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को तुम बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो, कम रहना चाहिए हमेशा। तो क्या करोगे इसमें, मिल्क सॉल्यूशन। मिल्क मतलब थोड़ा सा व्हाइटिश दिखेगा तुम्हें, मिल्क सॉल्यूशन। यानी पानी में तुम्हें दूध मिलाना है, लेकिन ज्यादा नहीं मिलाना है बच्चों, कम मिलाना है। ठीक है, और बाद में एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए तो इसमें गर्म करके इसमें पानी वेपराइज कर देना है कि नहीं, और जो मिल्क बचेगा लास्ट में उसको पी लेना। तो इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें खर्चा भी नहीं होने जा रहा है। अच्छा, ये वाला शुगर सॉल्यूशन का क्या करोगे, इसमें नींबू निचोड़ के डाल देना और बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद इसको भी पी लेना। तो बेसिकली ये फ्री का एक्सपेरिमेंट है जो तुम अपने घर पे कर सकते हो। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज का जरूरत पड़ेगा, तुम्हें एक लेजर लाइट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि लेजर लाइट के जो बीम्स होते हैं ना वो रेड कलर का, वो तुम्हें क्लियरली दिखेगा। तो चूंकि वो लाइट दिखेगा हमें क्लियरली, इसीलिए हम स्टडी कर पाएंगे।
ठीक है ना बच्चों। तो देखो जब होता क्या है कि जैसे इस रूम में तुमने लेजर लाइट मान लो जलाया, जैसे यहां से लेजर लाइट हमने जलाया, तो तुम्हें यहां पर रेड कलर दिखेगा जहां से लाइट निकल रहा है, वहां सामने दीवार पर तुम्हें रेड कलर दिखेगा, लेकिन रास्ता में रेड कलर नहीं दिखेगा। लाइट का जो पाथ होता है ना वो विजिबल नहीं होता है। लाइट जहां से निकलता है वो सोर्स दिख रहा होता है तुम्हें, लाइट जहां पे पड़ता है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना वापस तुम्हारे आंखों तक पहुंचता है वो लाइट, तो वो दिखाई देता है तुम्हें। तो यहां से रेड कलर का लेजर लाइट जलाओगे तो ये दिखेगा तुम्हें, वो दिखेगा वहां पर दीवार पर जहां पर पड़ेगा उसका स्पॉट। रास्ता तुम्हें दिखाई नहीं देगा, रास्ते में तुम्हें रेड कलर दिखाई नहीं देगा। तो होगा क्या, देखो बच्चों तुमने क्या किया, इधर से रेड कलर का लाइट डाला। अब ये देखो ये तो प्योर वाटर है, ये सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, और ये है तुम्हारा मिल्क सोल्यूशन यानी कि कोलाइडल। एक बार लिख लिया जाए, ये है कोलाइडल और ये है ट्रू सोल्यूशन। तो ये तो सॉल्वेंट है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट और ट्रू सोल्यूशन में कोई अंतर नहीं रहता है, वो दोनों एक जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तभी तुमने क्या किया, ये देखो मेरे पास लेजर लाइट आ गया है कि नहीं। तुम लोगों को हंसी आ रहा होगा, लेकिन ये मेरे लिए ये लेजर लाइट है। तो कैसे, देखो यहां से हम रेड लाइट निकलता हुआ भी दिखाई देंगे। तो देखो ये लेजर लाइट है तुम्हारा, तो यहां से जैसे ये लाइट रखे तो ये तुम्हारा लेजर लाइट है और यहां से लाइट निकलेगा। देखो रेड कलर जो है ना कैमरा में अच्छे से दिखता नहीं है बच्चों, इसलिए रेड कलर का डेप्थ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा, पर समझने के लिए सफिशिएंट है। तुम्हें हल्का हल्का भी रेड दिखाई दे रहा होगा तो काम हो जाएगा। तो रेड कलर का लाइट जब तुम जलाओगे तो क्या होगा, यहां तुम्हें दिखाई देगा, रास्ता इधर दिखाई नहीं देगा। यहां पे जब ग्लास से टकराएगा तो यहां पर तुम्हें रेडिश दिखाई देगा। तुम देखना, ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। लेकिन यहां से लाइट गुजरा होगा तो हम डॉटेड बना दे रहे हैं ताकि तुम्हें लगे कि लाइट इस तरीके से इधर से गुजरा था। ये डॉट दिखाई नहीं भी दे तो चलेगा, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना दिखाई दे, क्योंकि लाइट का पाथ एक्चुअली दिखाई देता नहीं है। फिर क्या होगा, लाइट इधर से क्रॉस कर जाएगा एज इट इज, फिर यहाँ पे ग्लास से टकराएगा तो यहाँ पे तुम्हें रेड कलर दिखाई देगा। बस एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत। इधर बीच में तुम्हें दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। यहां पे भी डॉट बना देना है कि लाइट इस तरीके से क्रॉस किया होगा लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देगा बच्चों, कोई दिक्कत। अब तुम क्या किए, लेजर लाइट यहां पे भी सामने में लगाए, ठीक है। यहां से रेड कलर की लाइट निकली, लेजर बीम निकला, यहां पे टकराया, ये तुम्हें दिखाई देगा, इधर रेड स्पॉट बनेगा दिखाई। फिर ये क्रॉस कर जाएगा, देखो यहां से लाइट इस तरीके से गुजरा था, भले ही तुम्हें डॉट नहीं दिख रहा हो, अच्छी बात है नहीं दिख रहा होगा, तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि लाइट दिखाई नहीं देता है। और यहां से देखो तुम्हें फिर दिखाई नहीं देगा, फिर यहां पर जब लाइट टकराएगा तो यहां पे फिर से तुम्हें रेडिश बनता हुआ दिखाई देगा, फिर आगे भी दिखाई नहीं देता है, जैसे यहां पर आगे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यानी कि चूंकि ये जो रेड कलर के लाइट का जो वेवलेंथ होता है ना, कितना होता है बताओ, वो लगभग 700 नैनोमीटर के रेंज में होता है। और इसके जो पार्टिकल है, प्योर वाटर के पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर हैं। ये शुगर सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन है, पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है। ठीक है ना, लेस देन 1 नैनोमीटर साइज है, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, लाइट अनडिस्टर्ब्ड पास कर जाएगा। यहां पर तो ग्लास के चलते थोड़ा सा स्पॉट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज लाइट अनडिस्टर्ब्ड पास कर जाता है। दोनों केस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ा सा, लेकिन उसको कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। डिस्टर्बेंस क्या होता है कि भाई पार्टिकल से टकराएगा, कोई सा भी पार्टिकल से, तो कुछ तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन वो ऑलमोस्ट तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कभी। यहां पर असली कहानी है, तुम्हें मिल्क सॉल्यूशन लेना है, हल्का सा मिल्क मिलाना है, और फिर तुम्हें क्या करना है, ये जो लाइट का बीम है, लेजर लाइट, ये लेजर लाइट लिए, यहां से रेड कलर के लाइट जो है निकल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जैसे ही पहुंचेगा लाइट, इससे टकराएगा, तुम्हें दिखाई देगा ये, कोई दिक्कत। अच्छा, यहीं दिखाई नहीं देगा, यहां से यहां पे दिखाई देगा,
साथ में, अच्छा इसके बाहर फिर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां से यहां तक दिखाई देता रहेगा। यहां से यहां तक तुम्हें पूरा रेड कलर का एक बैंड दिखेगा बच्चों। यही है टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास कराओगे तो बीच में लाइट का जो पाथ है ना वो विजिबल हो जाता है। अच्छा देखो क्या हो गया कि यहां पे ये वाइट हो जा रहा है, वो मिट जा रहा है बार बार लिख रहे तो, लेकिन ठीक है, हमें लग रहा है कि इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कुछ रेडियस दिख रहा है। पूरा रेड नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, तुम्हें हल्का हल्का यहां से यहां तक जो है पूरा पूरा रेड कलर का पट्टी दिखाई देगा, एक रे दिखाई देगा पूरा मिल्क सॉल्यूशन में। इधर वो चीज दिखाई नहीं देगा। यही है टिंडल इफेक्ट। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। लिख लोगे जल्दी से डेफिनेशन में टिंडल इफेक्ट के। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, बिकम्स विजिबल। लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, वो दिखने लगता है। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन light passes through colloidal solution, when light passes through colloidal solution। अब तुम बोलोगे कि क्या खास बात हुआ यहां पर, क्यों दिखने लगा ये पाथ? तो बहुत ही सिंपल रीजन है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो अभी मैंने तुम्हें बताया है। तब क्या करते हैं, देखो ये दोनों डायग्राम हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम को हम जूम कर रहे हैं, ठीक है ना। जूम करने का मतलब उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो ये बीकर था तुम्हारे पास और यहां से लेजर लाइट जलाई, तो क्या हुआ, इसके अंदर कोलाइडल पार्टिकल थे, बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल थे, जिनका जो साइज है वो मैच कर रहा था लाइट के वेवलेंथ से। ये बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल थे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो पहले हम पार्टिकल बना लें, बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल बना लेते हैं, तभी समझ पाएंगे एक्चुअली। अब देखो इतने बड़े बड़े नहीं होते कि तुम्हें आंखों से दिख सके, ये भी क्लियर है। कोलाइडल पार्टिकल इतने बड़े बड़े नहीं होते कि आंखों से दिख सके, लेकिन सिग्निफिकेंटली बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए हम बना दे रहे हैं ताकि हम मैक्रोस्कोपिक व्यू देख पाएं। तुम लोग भी ऐसे ही बना लोगे बच्चों, बड़े बड़े कोलाइडल पार्टिकल हैं इधर, ठीक है। तब देखो हुआ क्या है, जब तुमने इधर से लाइट पास किया, एक लेजर लाइट लिया, उससे रेड कलर का लाइट निकला और वो जा रहा है। रेड कलर का लाइट इसलिए ताकि वो क्लियरली दिखता है आंखों को ना। तुम चाहे तो यहां पर दूसरा कलर भी ले सकते थे, येलो लाइट ले सकते थे, तुम्हें टिंडल इफेक्ट दिख जाता, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां से लाइट निकला, तो देखो ये लाइट निकला था, लेकिन लाइट का रास्ता तुम्हें दिखेगा नहीं, ये दिख नहीं रहा है, ध्यान देना बच्चों, ये दिख नहीं रहा। हम बना रहे हैं ताकि तुम्हें लाइट जाता हुआ पता चले कि भाई इधर से लाइट निकला था, लेकिन ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही लाइट इस पार्टिकल से टकराया, अभी हमने बताया कि लाइट का वेवलेंथ अगर पार्टिकल के वेवलेंथ से लगभग मैच कर जाए तो क्या होगा, यहां से लाइट स्कैटर कर जाता है। तो यहां से तुम्हें क्या लगेगा, रेड लाइट निकलता हुआ इधर दिखाई देगा। इधर रेड कलर का लाइट निकला, 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 ये तुम्हें दिखाई देगा इसके सामने जो पार्टिकल पड़ा। अब देखना बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि जितना लाइट के बीम पड़े, जितना लाइट पड़ा वो 100% स्कैटर कर जाता है। इनफैक्ट स्कैटरिंग जो होता है वो बहुत ही कम परसेंटेज स्कैटरिंग होता है, ज्यादातर लाइट क्रॉस कर जाता है। तो यहां पर कुछ लाइट का स्कैटरिंग हो गया, अब जो लाइट क्रॉस किया वो आगे एक और पार्टिकल मिला, यहां पर कुछ लाइट का स्कैटरिंग हो गया। इसके सामने जो भी पार्टिकल आया कुछ ना कुछ लाइट को वो स्कैटर कर दिया। तो क्या हो गया कि लाइट का ये सभी पार्टिकल ऐसा बिहेव करें जैसे लाइट के सोर्स हों। समझ गए बच्चों, ये सभी पार्टिकल ऐसा बिहेव कर रहे हैं जो कि लाइट के सोर्स हों, और ये सभी पार्टिकल नजदीक नजदीक हैं।
तो ये लाइट के सोर्स ऐसा नहीं कि 1-1 किलोमीटर दूरी पर है कि एक सोर्स यहां दिखा तुम्हें, एक लैंप जलता हुआ इधर दिखा, एक लैंप जलता हुआ उधर दिखा। ये तुम्हें कंटिन्यूअसली कई सारे छोटे छोटे बल्ब, एकदम छोटे छोटे माइन्यूट लेवल के बल्ब दिखाई देंगे। तुम्हें क्या होगा कि यहां से यहां तक तुम्हें एक पूरा लाइन दिखाई देगा जो रेड कलर का होगा, एक पूरा बैंड दिखाई देगा, समझ गए? और फिर इधर तुम्हें लाइट का पाथ दिखाई नहीं देगा। ये क्यों दिखाई दे रहा है रेड कलर? क्योंकि ये रेड कलर के लाइट के सोर्स जैसा बिहेव कर रहा है। समझ गए बच्चों? तो ये है टिंडल इफेक्ट। पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोई दिक्कत बच्चों? चलो, अब इसके आधार पर हम कई सारे घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो जो घटनाएं हैं, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने यहां लिखा था, इन क्वेश्चंस का आंसर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे डिटेल में, क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे तो हमारे पास टाइम कम हो जाएगा, हमें फास्टली डिस्कस करना पड़ेगा। तो हालांकि हमने पूरा भूमिका तो बता दिया है आपको, चाहे तो आप खुद भी आंसर ढूंढ सकते हैं उन क्वेश्चंस के, लेकिन अगर नहीं मिला आपको तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए और इस फिनोमेना को यूज कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये जो क्वेश्चंस हमने लिखे थे उनका आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।